यस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। आज से हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे, क्लास 10 सिविक्स का हिंदी में। एनसीईआरटी में पढ़ा रहा हूँ। ये सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लाभदायक है, खास करके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, टीजीटी, पीजीटी और जो यूजीसी नेट वाले होते हैं उनके लिए खास जरूरत है, और ये बेस है एनसीईआरटी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम है जन संघर्ष और आंदोलन। जन संघर्ष का मतलब क्या होता है? देखिए, जन का मतलब क्या हो गया? जनता, ये हम लोग हो गए, आम नागरिक। संघर्ष मतलब विवाद, है ना। हम अपनी मांगों को रखने के लिए, अपनी मांगों को मतलब अधिकार अपना लेने के लिए, है ना, उसके लिए हम लोग संघर्ष करते हैं। ये संघर्ष किस 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 क्षेत्र में हो सकते हैं? तो बहुत सारे क्षेत्र में हो सकते हैं। किस बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, है ना। यदि सरकार की गलत नीतियां हैं, या फिर भाषा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र पर, हम अलग अलग क्षेत्रों में इसके बारे में संघर्ष करते हैं। हमने, हमारा इतिहास भी रहा, भारत का इतिहास भी रहा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध हमने बहुत तरह के संघर्ष किए हैं। कभी नील की खेती के लिए संघर्ष किया हमने, नमक के लिए संघर्ष किए हैं ना, अपने अधिकार के लिए संघर्ष किए हैं, गोद प्रथा के लिए संघर्ष किए हैं, बहुत तरह का संघर्ष करते आए हैं। भारत ने आज़ादी के बाद भी आपातकाल का संघर्ष देखा है ना। तो हमने बहुत तरह का संघर्ष देखा। आंदोलन उसी का एक तरह से बोले तो बड़ा रूप है। जब पब्लिक या जनता आक्रोश हो जाते, उग्र हो जाती है, तो वही संघर्ष क्या होता है? एक आंदोलन का रूप धारण कर लेता है। क्लियर? तो इस चैप्टर में हम देखेंगे, नेपाल का एक स्टोरी दिया हुआ है चैप्टर के शुरुआत में ही, और नेपाल के बारे में बताया गया कि किस तरह वहाँ पर राजा और वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे नजर आ रही थी। 2015 में क्या हुआ था, संविधान बना था, तीसरी दुनिया के रूप में उसे देखा गया। फिर हम लोग देखेंगे एक दूसरा देश का, जहाँ पर जल के बारे में विवाद है, क्या था वो विवाद, संघर्ष क्यों लोग कर रहे थे, उसके कारण क्या मुश्किलें देखने संघर्ष मतलब मुश्किलें उन्हें आ रही थी वहाँ की जनता को, हम लोग सब कुछ देखेंगे बारी बारी। ठीक है, तो चलिए, मैं कुश कुमार स्वागत करता हूँ आप लोगों का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है IQ इजी लर्निंग। ये हिंदी में, मैं इंग्लिश में भी दूसरी तरफ बना रहा हूँ। जिन्हें भी देखना है प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, और यदि आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं या क्लासेस लूँ आपको नोटिफिकेशन चला जाए। मैं खास करके अभी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये शेयर जरूर करिएगा, उन लोगों तक पहुँचाए जिन्हें ये खास ज़रूरत है। अभी स्कूल्स वगैरह बंद है, तो अभी 10th का बोर्ड एग्जाम भी होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो मैं एज यूजुअल परिचय से स्टार्ट करता हूँ। परिचय बताता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या हम इसमें बारे में जानेंगे। तो क्या कहता है परिचय? तो देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कहता है, पिछले अध्यायों में हमने पढ़ा कि लोकतंत्र की सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है, और सरकार के अलग अलग अंग तथा विभिन्न सामाजिक समूह कैसे सत्ता में हिस्सेदारी करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर कि हमने सब कुछ देखा कि सत्ता का बंटवारा कैसे होता है, लोकतंत्र की भूमिका कैसे होती है, लोग सत्ता बंटवारा करके अपनी हिस्सेदारी में पावर किस तरह रखते हैं ना, कार्य कैसे करते हैं, अलग अलग अंग, है ना, और कितने स्तर पर सत्ता को बांटा जाता है ना। हमने देखा केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर, है ना। आगे कहता है, इस अध्याय में हम इसी पिछली चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि सत्ताधारी स्वच्छंद नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि हम देखेंगे अब इस चैप्टर में कि जो भी पावर पर रहते हैं, जो भी कुर्सी पर होते हैं, वो सत्ता का अपना अपना अपने जिम्मे से या फिर अपने मनमानी के रूप में सत्ता का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर, सत्ता का स्वच्छंददारी नहीं मतलब खुद अपने मन से सत्ता नहीं चला सकते, क्योंकि जनता के अधिकार से सत्ता चलती है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। ठीक है, आगे कहता है, अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव और दबाव से वे मुक्त नहीं रह सकते। लोकतंत्र में अमूमन हितों और नजरियों का टकराव चलते रहता है। हितों और नजरियों की इस द्वंद्व की अभिव्यक्ति संगठित तरीके से होती है। वही कह रहा है कि सामाजिक व्यवस्था में, समाज और राजनीतिक व्यवस्था में हमेशा टकराव होते रहता है। वो टकराव कैसा होता है? लोग अपने हित देखते हैं, अपने प्रॉफिट देखते हैं, और उनका नजरिया क्या होता है? समाज में एक समाज का दूसरे समाज के अगेंस्ट में या पक्ष में या विपक्ष में नजरिया क्या होता है? इन सब के बारे में द्वंद्व होता है। अब ये जो वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? द्वंद्व का मतलब ये होता है एक तरह से संघर्ष, है ना, विवाद, झेलना, सर्वाइव करना, है ना। झेलना नहीं कहेंगे, सर्वाइव करना कहेंगे। ठीक है, आगे कहते हैं, जिसके पास सत्ता होती है उन्हें परस्पर विरोधी मांगों और दबावों में संतुलन बैठाना पड़ता है। कहने का मतलब यहाँ पर है, जिसके पास पावर होता है उसे सब कुछ सहना पड़ता है, उनकी मांगों को देखना पड़ता है और संतुलन बना के रखना पड़ता है। नहीं तो आज आप उन पब्लिक का बात नहीं मानेंगे तो कल होकर सरकार को आपकी गिर सकती है और दोबारा आपको वोट भी नहीं मिलेगा। क्लियर है ना। आगे क्या कहता है, जिसके पास सत्ता, यहाँ तक हमने देख लिया। यहाँ कहता है, इस अध्याय की शुरुआत में हम जानेंगे कि कैसे परस्पर विरोधी मांगों और दबावों के बीच लोकतंत्र आकार ग्रहण करता है। इस चर्चा के क्रम में हम यह भी जानेंगे कि आम नागरिक विभिन्न तरीकों और संगठनों के सहारे लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाते हैं। मतलब हम इसमें देखेंगे कि यहाँ के जो नागरिक होते हैं लोकतांत्रिक देश के, विभिन्न विभिन्न संगठनों में किस तरह वो अपनी भूमिका निभाते हैं, उसके साथ आकर के, उसके विरोध में आकर के अध्याय में। ठीक है,
अध्याय में हम राजनीति को प्रभावित करने के अप्रत्यक्ष तरीके यानी दबाव समूह और आंदोलनों की चर्चा करेंगे। मतलब हम प्रेशर ग्रुप क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे और आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। इस तरह हम अगले अध्याय की बातों के लिए तैयार होंगे जिसमें राजनीतिक सत्ता को राजनीतिक दलों के जरिए नियंत्रण करने यानी राज्य सत्ता को नियंत्रित करने के प्रत्यक्ष तरीके की चर्चा की गई है। मतलब हम इसके बारे में तैयार हो जाएंगे इस चैप्टर के द्वारा, ताकि आगे हम पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे का नियंत्रण कैसे करता है, सरकार को पब्लिक कैसे नियंत्रण करती है या फिर कोई संगठन कैसे उसको नियंत्रित करती है। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर में आप स्टार्ट कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन समझ सकें हम लोग कि क्या क्या हम इस पर पढ़ेंगे, क्या जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कहानी दिया हुआ है यहाँ पर नेपाल का। अब बोलीविया, बोलीविया एक क्या बोलते हैं अमेरिका, लेटिन अमेरिका का एक छोटा सा गरीब देश है, छोटा सा देश है, सच में वो गरीब है। अभी अभी भी वर्तमान में देखेगा तो उसका कंडीशन उतना अच्छा नहीं है। नेपाल आपको पता है आपका पड़ोसी, हमारा प्यारा देश का पड़ोसी है वो। ठीक है, छोटा सा देश है, वो भी कहाँ पड़ता है तो हम इधर आप बिहार से सटा हुआ है, बिहार राज्य से सटा हुआ है नेपाल। ठीक है, 2015 वहाँ संविधान बदला, 2014 में भी हुआ था, 2000 में हुआ था, 2004 में हुआ था, सब कुछ हम लोग जानेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर आज से। ठीक है, ये आज से नहीं, यहाँ से। क्या कहता है, क्या आपको पोलैंड में लोकतंत्र की जीत की कथा याद है? हमने इसके बारे में पिछले साल कक्षा 9 में 9 की पुस्तक के पहले अध्याय में पढ़ा था। यह कहानी हमने लोकतंत्र की रचना में जनता की भूमिका की याद दिलाती है। आइए इस तरह की दो हालिया घटनाओं के बारे में पढ़ें और जानें कि लोकतंत्र में सत्ता का इस्तेमाल कैसे होता है। हम मतलब ये कह रहा है कि पोलैंड का क्या चैप्टर आपको याद है क्लास 9 का, जो फर्स्ट चैप्टर में, पहला चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो यही कह रहा है कि हम इस चैप्टर में देखेंगे हालिया, मतलब हाल फिलहाल में दो घटनाओं का, हालिया घटना मतलब ठीक है, हाल फिलहाल में मतलब एक दशक, एक दशक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल है ना, एक दशक एक 10 साल ही होता है। ठीक है, हालिया घटना में देखें कि लोकतंत्र का इस्तेमाल कैसे होता है सत्ता में, है ना, क्या वो राजतंत्र रूप लेता है या लोकतंत्र का रूप रहता है। तो सबसे पहले कहानी हम स्टार्ट करेंगे नेपाल से। क्या है नेपाल में, देखते हैं नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन, क्यों हुआ आंदोलन, चलिए स्टार्ट करते हैं। सन 2006 के अप्रैल माह में, मैं थोड़ा जूम कर दूं क्या, कर देता हूँ, यहाँ तक ठीक है, हाँ ठीक है यहाँ तक ठीक है। सन 2006 के अप्रैल माह में नेपाल में एक विलक्षण जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ। शायद आपको याद हो कि नेपाल लोकतंत्र की तीसरी लहर के देशों में एक है। मतलब तीसरी लहर समझ, तीसरी दुनिया का लोकतंत्र, जैसे कि पहले वाले लोकतंत्र चले, आज़ादी के बाद का कंडीशन अलग हुआ, 90 के दशक में हम लोगों का एक अलग रूप हुआ है ना, संशोधन, बहुत तरीके संशोधन हुए, अभी वर्तमान में हम चल रहे हैं उसी तरह। कह रहा है नेपाल में तीसरा लहर था संविधान के संबंध में। ठीक है, ये कह रहा है जहां लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ, मतलब वहां पर लोकतंत्र 1990 के दशक में आया था। ठीक है, क्लियर, अब याद करना शुरू कर दीजिए, पॉइंट आउट करना शुरू कर दिए, क्योंकि मैं पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया हूँ। ठीक है, कह रहा है नेपाल में राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा, लेकिन वास्तविक सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में था। मतलब वहां पर राजा का शासन था, लेकिन जो वास्तविकता थी ना लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत, तो वो क्या था, लोकतांत्रिक व्यवस्था तो जनता के अंतर्गत पावर होता है, वही चीज यहाँ पर समझाया गया, बताया गया है। ठीक है, अत्यंतिक राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र के इस संक्रमण को राजा राजा वीरेंद्र ने स्वीकार कर लिया था। मतलब वहाँ के एक राजा थे, क्या नाम था उनका, वीरेंद्र। ठीक है, उन्होंने, उन्हीं का शासन व्यवस्था था। तो आगे कहता है, लेकिन शाही खानदान के एक रहस्यमय कत्लेआम में राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई। मतलब वहाँ पर ये आपको बता दूं हुआ क्या था कि राजा वीरेंद्र जो थे उनके विरोध में दूसरे पार्टी लोग खड़ा हो गए थे। वहाँ पर बहुत तरह का लोकतांत्रिक संघर्ष, भेदभाव अंदर ही अंदर बहुत खराब चल रहा था। तो उसी चक्कर में क्या होता है, एक बार उनके घर में शाम का समय था, रात का वो आई थिंक 8 बज गया होगा, यहाँ तो मैंने पढ़ा है। वहाँ क्या होता है, इनके घर में कुछ लोग घुस गए थे, उनके फैमिली का हत्या कर दिया गया था। उनमें ये खुद थे, राजा भी थे। ठीक है, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। रात का वक्त था, नेपाल में उनके घर घुस करके लोगों ने ऐसा काम किया था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर आगे चलते हैं। नेपाल के नए राजा ज्ञानेंद्र लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन दूसरे जो राजा थे ज्ञानेंद्र, उन्होंने देख लिया कि लोकतंत्र का व्यवस्था खराब है, तो उनका क्या राजतंत्र की ओर पक्ष दबाव बढ़ने लगा, तो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर रहे थे। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को अलोकप्रियता और कमजोरी का उन्होंने फायदा उठाया। तो वो क्या किए, राजतंत्र लोकतंत्र को अपनाए नहीं, और वो अपनाया ही नहीं तो लोकतंत्र की व्यवस्था में चलेंगे ही कहाँ। ठीक है, तो कमजोरी जो था समाज का, उसका फायदा वो उठाना शुरू कर दिए। क्या करते हैं, 2005 की फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। देखिए क्या हुआ, पीएम तो जनता द्वारा इलेक्ट होता है, ठीक है, और एक तरफ वहां का प्रेसिडेंट हो गया, जिसे नेपाल में हम राजा कहते हैं।
क्लियर है। तो ये क्या किए थे कि जो पब्लिक तो आम चुनाव में प्रधानमंत्री को चुनती है, तो इनका पोस्ट ही खत्म कर दिया वहां के राजा ज्ञानेंद्र ने, और सारा पावर अपने अंडर कर लिया। अब एक बात बताइए, जब सारा पावर आप अपने अंडर कर लेंगे तो क्या होगा? एक तरह का लोकतंत्र व्यवस्था खत्म होकर राजतंत्र व्यवस्था आ जाएगा ना। तो 2005 का फरवरी में वो यही किए, वहां का प्रधानमंत्री को ही कुर्सी से भगा दिए, ठीक है, भंग कर दिया। और 2006 की अप्रैल में जो आंदोलन उठ खड़ा हुआ था, उसका लक्ष्य शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता के हाथों में सौंपना था। तो इनका हाथ क्या था? जो वीरेंद्र ने क्या किया था, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बिगड़ा हुआ था, इसको वापस, सॉरी मतलब ज्ञानेंद्र ने प्रधानमंत्री का पद तो हटा दिया, तो इसका विवाद बढ़ गया। तो 2005 में उन्होंने हटाया था फरवरी में। अप्रैल 2006 में क्या हुआ? आंदोलन उठ खड़ा होता है और वापस जनता लोगों का मांग था कि ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था था उसको वापस लाया जाए। ये आंदोलन खड़ा हो गया, संघर्ष शुरू हो गया था। आगे कहता है, संसद की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने एक 7 पार्टी अलायंस को शॉर्ट में हम कहेंगे SPA, याद रखिएगा SPA, स्पा के नाम से हम याद करेंगे। एक और तरीका है याद करने का, जब हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो सोक्रेट्स पढ़ते हैं, प्लूटो पढ़ते हैं, आरिस्टो पढ़ते हैं। क्यों? प्लूटो ने प्लेटो पढ़ते हैं, ठीक है। ये इसके शिष्य थे, ये इसके शिष्य थे, ये इसके शिष्य थे, ठीक है। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? उनको पता होगा। आगे क्या कहता है, संसद की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने एक 7 पार्टी अलायंस मतलब सप्तदलीय गठबंधन SPA बनाया और नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के बंद का आह्वान किया। इस प्रतिरोध ने जल्द ही अनियतकालीन बंद का रूप ले लिया। मतलब वहां पर ये लोग जो संसद की जो पार्टी ले, छोटे छोटे पार्टी मिलकर के, 7 पार्टी मिलकर के एक टीम बनाए, यूनिटी बनाए, ठीक है। उसके कारण ये लोग काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है वहां पर क्या किए, 4 दिन का पूरा नेपाल बंद का घोषणा कर दिया और ये एक्टिव हो गया है ना। ये क्या हो गया? पूरी तरह से एक्टिव हो गया। और कहता है और इसमें माओवादी बागी तथा अन्य संगठन भी साथ हो लिए। मतलब वहाँ के जो माओवादी पार्टी थे, ठीक है, माओवादी पार्टी भी हैं नेपाल में, यहाँ भारत में भी है, ठीक है। तो उन दोनों मिलकर के इसको आगे बढ़ाया। लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर उतर आए। तकरीबन 1 लाख लोग रोजाना एकजुट होकर लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे थे और लोगों की इतनी बड़ी तादाद के आगे सुरक्षा बलों की एक ना चल सकी। मतलब लाखों लोग रोड पर उतर आए थे, तो जो सुरक्षा बल था वो भी कुछ नहीं कर पाया, ठीक है। आगे कह रहा है चल सकी। 21 अप्रैल के दिन आंदोलनकारियों की संख्या 3 से 5 लाख तक पहुंच गई और आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया। राजा ने आधे अधूरे मन से कुछ रियायतें देने की घोषणा की, जिसे आंदोलन के नेताओं ने स्वीकार नहीं किया। मतलब वहाँ के राजा ने बोला कि ठीक है, आपकी जो मांग है मैं कुछ कुछ पूरा कर लेता हूँ, लेकिन वहाँ के लोगों जो भड़कीले विचारधारा वाले थे और जो गुस्से में थे जनता, वो नहीं माने। बोले नहीं, ऐसे हम नहीं छोड़ने वाले हैं, आपको पूरा मानना पड़ेगा। नेता अपनी मांग पर अडिग रहे। मतलब नेता लोग जो थे वो अपनी मांग पर अडिग रहे कि संसद को बहाल किया जाए, मतलब वापस संसद को लाना है। आपने जो खत्म किया पद उसे वापस लाना है, ठीक है। सर्वदलीय सरकार बने तथा एक नई संविधान सभा का गठन हो। जो आपने पूरा बर्बाद कर दिया है उसको वापस लाना है, एक नया संविधान बनाना है, नई तरीके से शासन व्यवस्था स्टैब्लिश करना है। क्लियर? यहाँ तक इनका पूरा मांग था। SPA खड़ा हो गई थी पार्टी और वहां से वहां के राजा से मांग करना शुरू करने, किससे? ज्ञानेंद्र सरकार से, ठीक है। ज्ञानेंद्र सरकार बहुत कुछ करता है। आगे देखते हैं क्या कहता है। 24 अप्रैल 2006 अल्टीमेटम का अंतिम दिन था। इस दिन राजा तीनों मांगों को मानने के लिए बाध्य हुआ। SPA ने गिरिराज प्रसाद कोइराला, ये कोइराला कौन है? मनीषा कोइराला जी का आप नाम सुनेंगे, वो एक्ट्रेस है भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में, उसी की ये फादर है। मतलब वो जो हीरोइन है वो एक्ट्रेस है, वो एक प्रधानमंत्री की बेटी है, याद रखिएगा, ठीक है। मुंबई उनकी मूवी मुझे बहुत पसंद है। खैर, कहाँ जा रहा हूँ मैं। SPA ने गिरिराज प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना। फिर संसद बहाल हुई और इसने अपनी बैठक में कानून पारित किए। इस
कानूनों के सहारे राजा की अधिकांश शक्तियां वापस ले ली गई। राजा जो ज्ञानेंद्र थे वो क्या कहते थे, लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करके प्रधानमंत्री का कुर्सी हटा दिए थे, सब कुछ अपने अंडर कर लिए थे। फिर से कानून लाया गया। मांग उनको जो नेताओं का जो मांग था राजा को मानना पड़ा। नई व्यवस्था आई, नया प्रधानमंत्री चुने गए, है ना, प्रसाद कोइराला को प्रधानमंत्री चुना जाता है, नई बैठक होती है और कानून को पास किया था। जो भी राजा की शक्तियां थे उसको वापस ले ली जाती है। नई संविधान सभा के निर्वाचन के तौर तरीकों पर एसपी और माओवादियों के बीच सहमति बनी, मतलब नया संविधान सभा बना। फिर 2008 में राजतंत्र को खत्म किया। मैंने बोला था ना, ज्ञानेंद्र ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया, मतलब राजतंत्र आ गया। वही चीज खुलकर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना। अब फाइनली जाकर के नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बनता है। 2005 में यहाँ नए संविधान को अपनाया गया। नेपाल के लोगों का यह संघर्ष पूरे विश्व के लोकतंत्र प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मतलब ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर प्रेरणा का स्रोत बनता है कि लोकतंत्र की मांग हम किस प्रकार कर सकते हैं या अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। तो सब कुछ नया आया। अच्छा, 2015 में जो नया संविधान बनाया गया उसमें नरेंद्र मोदी जी का, जो अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री भारत के, उनका बहुत बड़ा रोल है। तख्ता पलट माना गया था। पूरा नया संविधान तैयार करने में इनका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भूमिका रहा है। क्लियर यहाँ तक? मैं आगे बढ़ूँ? क्लियर है ना यहाँ तक कॉन्सेप्ट? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। बोलीविया का जल युद्ध क्या है इससे हम देखते हैं, ठीक है। देखिए बोलीविया का जल युद्ध क्या है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, पढ़ा के बताता हूँ, ठीक है, टाइम नहीं तो वेस्ट हो जाता है। अच्छा, माओवादी एक टर्म यहाँ पर आया हुआ, इसे जानना जरूरी है। पता भी तो चले माओवादी क्या है, ठीक है। बहुत लोगों को बाद में क्वेश्चन अराइज करेंगे, उससे बेटर है कि यहाँ पर दिया हुआ, मैं भी दिमाग से उड़िया था, मेरे भी दिमाग से। देखिए माओवादी क्या है, चीनी क्रांति के नेता माओ, वहाँ के एक नेता थे माओ, ठीक है। उन्हीं की विचारधारा, उन्हीं के प्रिंसिपल्स, उन्हीं के सिद्धांत या उनकी क्या बोलते हैं, थेसिस आइडियोलॉजी को मानने वाले को ही वो सॉरी मानने वाले को नहीं, उनके विचारधाराओं को जो अडॉप्ट किए और जो उनको आगे बढ़ाया उसी को माओवादी नाम दे दिया गया, ठीक है। उनकी विचारधाराओं को जो फॉलो किए, तो वही चीज़ है। कह रहा चीनी क्रांति के नेता माओ की विचारधारा को मानने वाले साम्यवादी। तो जो साम्यवादी जो लोग होते हैं ये क्या करते हैं, माओ के विचारधाराओं को मानते हैं, इसलिए उनको माओवादी कहा गया है, ठीक है। माओवादी मजदूरों और किसानों के शासन को स्थापित करने के लिए सशस्त्र क्रांति के जरिए सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। माओवादी क्या है, एक तरह से मजदूरों और किसानों का एक छोटा सा यूनिट है। अब तो बड़ा है, उधर नेपाल चाइना में बड़ा है, मगर हमारे देश में छोटे लेवल पर है। वहाँ क्या है कि वहाँ पर जहाँ उनके अधिकार का हनन हुआ, सरकार को कबाड़ के फेंकना है उनका। अब वो क्या, उग्र अहिंसावादी ने, वो लोग हिंसावादी। याद है कि यहाँ पर लिखा हुआ पूरा सशस्त्र है, मतलब वो लोग तैयार हैं हथियार के साथ, आइए भिड़िए, है ना। तो माओवादी वही है, साम्यवादी। याद रखिए चीनी नेता थे वो माओ, ठीक है। कभी मौका मिलेगा मैं उसके बारे में अलग से लेक्चर बना, ऐसे मैं सोच रहा हूँ वक्त मिले ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी एक पूरा सीरीज लेकर आऊँ, जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, वेस्टर्न हो या फिर इंडियन हो, मैं सब का बनाऊँ, जितने हो कम से कम 100+ 150+ कैरेक्टर ऐसे हैं, आइकन्स हैं जिनका बनाना जरूरी है। मैं बनाने का चाह रहा हूँ, लेकिन उसके लिए इकट्ठे करने पड़े कंटेंट, ठीक है। तो धीरे धीरे काम करूँगा, ठीक है। चलिए तो आते हैं हम लोग यहाँ पर टॉपिक पर। क्या है बोलीविया का जल विवाद, क्या है जल युद्ध, जल विवाद। देखिए क्या कहता है, नेपाल अथवा पोलैंड की कथाएं लोकतंत्र की स्थापना अथवा उसके पुनरुद्धार की बातें बताती है, लेकिन जन संघर्ष की भूमिका लोकतंत्र की स्थापना के साथ खत्म नहीं हो जाती। देखिए कोई भी देश में लोकतंत्र के लिए संघर्ष होता है, तो लोकतंत्र स्थापित हो गया, गणराज्य बन गया, तो इसका मतलब जीवन में कभी संघर्ष दोबारा नहीं आएगा क्या? ऐसा नहीं है। संघर्ष पूरे जीवन का नाम ही संघर्ष एक तरह के से बोलिए। आप आराम से बैठे रहेंगे, आपको खाना कोई पेट में नहीं डाल देगा ना, ठूस नहीं ना देगा, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। वही चीज कह रहा है, संघर्ष खत्म नहीं हो जाता लोकतंत्र स्थापना के साथ में। तो ये गलतफहमी मत पालिएगा और इस सवाल में ही मत कीजिएगा कभी, है ना, नहीं तो बेवकूफ़ लोग समझेंगे, बेवकूफ़ नहीं समझेंगे, लेकिन सवाल कर सकते हैं, बच्चे लोग तो कर ही सकते हैं। खैर आगे कहते हैं, बोलीविया में लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ एक सफल निजीकरण, पानी का निजीकरण, सरकार सोचिए निजीकरण कर दिया था पानी के लिए भी, प्राइवेट कंपनियों को दे देता है। देखिए ना क्या होता है ड्रामा, वहाँ पर हालत खराब हो जाता है बोलीविया पब्लिक का, गरीब देश के साथ, ठीक है। तो कहाँ थे, बोलने के चक्कर में मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। सफल संघर्ष चलाया। इससे पता चलता है कि लोकतंत्र की जीवंतता से जन संघर्ष
का अंदरूनी रिश्ता है। ये कह रहा है कि वो जो संघर्ष हुआ था ना, ये बताता है पूरा जीवन में लोकतंत्र में भी एक अंदर से रिलेशन है, रिश्ता बनता है संघर्ष का, जीवन का और लोकतंत्र के बावजूद। क्लियर है ना, जीवन और संघर्ष का कहीं ना कहीं एक रिश्ता है, वही बताने की बात कर रहा है। देखिए क्या कंडीशन है, बोलीविया लातीनी मतलब लेटिन, हम लोग क्या बोलते हैं लेटिन, LATIN लेटिन, ठीक है, लेटिन, लेटिन अमेरिका, ठीक है। कह रहा है बोलीविया लातीनी अमेरिका का एक गरीब देश है, मैंने पहले ही बताया था। विश्व बैंक ने यहाँ की सरकार पर नगर पालिका द्वारा की जा रही जलापूर्ति से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला। सरकार ने कोच बम्बा शहर में जलापूर्ति के अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया। देखिए गलती क्या हुआ था, वहां की जो सरकार थी, एक शहर था कोच बम्बा नाम का, ठीक है, बोलीविया में, वहां की जो गवर्नमेंट सरकार थी, नगर पालिका जल देती थी शहर में, ठीक है। वो क्या किया था, सरकार वहां की क्या की थी कि वो जो पानी नगर पालिका देने वाली थी, वो क्या किया, उसको नगर पालिका को हटा करके इंटरनेशनल कंपनी के जिम्मे दे दिया कि अब आप शहर में पानी डिस्ट्रीब्यूट करिए, सप्लाई जो पानी आते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए ड्रामा क्या होता है, इस कंपनी ने आनन फानन में पानी की कीमत में 4 गुना इजाफा कर दिया, मतलब जो क्या बोलते हैं टैक्स था पानी का 4 गुना बढ़ा दिया। देखिए अभी क्या क्या ड्रामा होता है, बढ़ा दिया। अनेक लोगों का पानी का मासिक बिल 1,000 रुपये तक पहुंचा, जबकि बोलीविया में लोगों की औसत आमदनी 5,000 रुपये महीना है। सोचिए कोई बंदा 5,000 कमा रहा, 1,000 रुपये सिर्फ पानी पिएगा क्या, वो तो खाएगा क्या, पहनेगा क्या, घर कैसे चलाएगा भाई, पढ़ेगा क्या, लिखेगा क्या, क्या मतलब क्या मैं बोलूँ, यही 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 सरकार की बदतमीजी होती है, बेवकूफ़ियाँ होती हैं, गलत कदम होते हैं, ठीक है। बदतमीज तो वर्ड मुझे यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या मैं बोलूँ, सॉरी उसके लिए, ठीक है। कह रहा है इसके फलस्वरूप स्वतः स्फूर्ति जन संघर्ष भड़क उठा, यही हुआ। अब भाई 5,000 रुपये है, कमाता है कोई इंसान, 1,000 रुपये उसको पानी पीने में सिर्फ दे देगा महीना भर में, तो संघर्ष होना तय था, और संघर्ष हो गया, पब्लिक रोड पर उतर जाती है पूरी तरह से। कहता है सन 2000 में जनवरी में श्रमिकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और सामुदायिक नेताओं के बीच एक गठबंधन ने आकार ग्रहण किया, और इस गठबंधन ने सरकार में 4 दिनों की कामयाब आम हड़ताल की। वहाँ के आम पार्टी लोग, श्रमिक लोग, मानवाधिकार के जो मतलब संगठन होते हैं, उसके कार्यकर्ता लोग सब मिल करके, और जो छोटी छोटी पार्टियां के नेता लोग मिल करके उस सरकार के विरोध में एक आंदोलन क्रिएट करते हैं, संघर्ष लेकर आते हैं, और क्या करते हैं, 4 दिनों का एक पूरा देश में हड़ताल की घोषणा करते हैं। वो सफल भी होता है। क्लियर है। कहता है सरकार बातचीत के लिए राजी हुई, और फिर हड़ताल वापस ले ली गई। सरकार राजी होता है, हड़ताल वापस ले लेता है, लेकिन होल्ड, आराम से, खत्म नहीं हुआ अभी। देखिए फरवरी में फिर आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन इस बार पुलिस ने बर्बरता पूर्वक दमन किया। अब क्या किया, सरकार ने पुलिस का ऑर्डर दे दिया, पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया, कितनों को मारे थे, मैंने जहाँ तक पढ़ा कि कितनों को जेल भेज दें, कितनों के सर फटे, पैर टूटे, 1-2 कुछ लोग तो मारे भी गए थे, ठीक है। डेटा नहीं याद है, मतलब जब मैं पढ़ा था, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ता हूँ ना, तो उसमें सेंटेंस वाइज देता है, तो पूरा रेशियो नहीं ना देता है कभी कभी, तो वही मैं सेंटेंस वाइज पढ़ा था, इसलिए मुझे इतना ही जानकारी है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है अप्रैल में एक और हड़ताल हुई, तो मामला खत्म नहीं, अप्रैल में फिर हड़ताल करता है, ठीक है। मुझे लंबा सा पढ़ देने दीजिए, फिर मैं समझा देता हूँ, ठीक है। हड़ताल हुई, सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया, लेकिन जनता की ताकत के आगे बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारियों को शहर छोड़कर भागना पड़ा। सरकार को आंदोलनकारियों की सारी मांगें माननी पड़ी। बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ किया गया करार रद्द किया गया, और जलापूर्ति दोबारा नगर पालिका को सौंप कर पुरानी दरें कायम कर दी गई। इस आंदोलन को बोलीविया के जल युद्ध के नाम से जाना गया। मैं देखिए यहाँ पे एक टर्म यूज किया, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्या होता है, हमने ठीक पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि पुलिस क्या आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है, लेकिन हमने पढ़ा था मार्शल लॉ जो आर्मी होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। तो सरकार कहते हैं मार्शल लॉ के आगे कानून लागू कर दिया था। वो थोड़ा अलग कानून होता है आम कानूनों से, ठीक है। उसके अंतर्गत क्या होता है, एक तरह से आपातकाल का व्यवस्था है, जहाँ कुछ आपने इधर उधर किया आपको उठा के ले जाएंगे, वो हिसाब था। लेकिन अंततः सरकार को ये मांगनी पड़ी, जो इंटरनेट इतना तगड़ा आंदोलन चला था कि इंटरनेशनल लेवल की जो कंपनियां थे, उनके जो ऑफिसर्स थे, उनको शहर छोड़ के भागना पड़ गया डर के मारे। बाकी कंपनी जब ऑफिसर भागे तो कंपनी कौन चलाएगा, फिर वापस सब कुछ आया, जो पुराने रेट थे, टैक्स थे पानी के, वापस लाया गया, और
सफल हुआ है आंदोलन, वही चीज ओवरऑल। और इसको किस नाम से जाना गया पूरा दुनिया भर में? दुनिया बोलीविया के जल युद्ध के नाम से जाना गया। तो यही था एक जल युद्ध, सरकार की एक छोटा सा गलती क्या से क्या करके रख दिया था। क्लियर यहां तक? आगे मैं बढ़ूं, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या यहाँ पर दिया हुआ है, कहता है लोकतंत्र और जन संघर्ष। अब लोकतंत्र क्या हुआ और जन संघर्ष। लोकतंत्र का मांग हमने नेपाल में देखा, जन संघर्ष हमने बोलीविया में देखा। नेपाल में क्या हमने देखा कि वहाँ पर शासन व्यवस्था को बदलने के लिए संघर्ष हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जनता की मांगों के लिए संघर्ष हुआ। दोनों का आधार क्या निकला? संघर्ष। दोनों का उद्देश्य क्या हुआ? मूल अधिकार को पाना। दोनों का लक्ष्य क्या हुआ? अपने जीवन यापन, अपने सामुदायिक स्तर में सुधार लाना, है ना। लेकिन तरीका क्या था? एक ही रहा, लेकिन लक्ष्य एक तरह से बोले दो है। एक तरफ क्या हो गया, हाँ लक्ष्य दो ही हुआ ना, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए संघर्ष हुआ और एक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष हुआ। एक तरह से दोनों अप्रत्यक्ष रूप से दोनों अधिकार ही है। ठीक है, क्या है लोकतंत्र। कहता है इन दो कथाओं का संदर्भ, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। इन दो कथाओं का संदर्भ बड़ा अलग अलग है। नेपाल में चले आंदोलन का लक्ष्य लोकतंत्र की स्थापना करना था, जबकि बोलीविया के जन संघर्ष ने एक निर्वाचित और लोकतांत्रिक सरकार को जनता की मांग मानने के लिए बाध्य किया गया। बोलीविया का जन संघर्ष सरकार की एक विशेष नीति के खिलाफ था, जबकि नेपाल में चले आंदोलन ने यह तय किया कि देश की राजनीति की नींव क्या होगी। ये दोनों ही संघर्ष सफल रहे, लेकिन इसके प्रभाव के स्तर अलग अलग थे। इन अंतरों के बावजूद दोनों ही कथाओं में कुछ ऐसी बातें हैं जो लोकतंत्र के अतीत और भविष्य के लिए प्रासंगिक है। ये दो कथाएं राजनीतिक संघर्ष का उदाहरण है। दोनों ही घटनाओं में जनता बड़े पैमाने पर लामबंद हुई। जन समर्थन की सार्वजनिक अभिव्यक्ति ने विवाद को उसके परिणाम तक पहुंचाया। इसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि दोनों ही घटनाओं में राजनीतिक संगठनों की भूमिका निर्णायक रही। अगर आपको कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय याद हो तो आप पहचान जाएंगे कि पूरे विश्व में लोकतंत्र का विकास ऐसे ही हुआ है। इस तरह हम इन दो उदाहरणों से कुछ समान निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मतलब वही चीज घुमा के कह रहा है कि हमने देखा नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग हुई और बोलीविया में जन संघर्ष हुआ, अपने अधिकारों का मांग हुआ, है ना, जन समर्थन हुआ। तो लेकिन वही चीज बता रहा है कि पूरे जीवन काल में पूरा इतिहास हमें बताता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और अपनी मांगों के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ा है। इसका इतिहास गवाह है। क्लास 9 में बोला है कि आपको याद होगा चैप्टर, तो पूरा वर्ल्ड लेवल पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए, स्थापित करने के लिए पूरा विश्व इसी तरह संघर्ष किया है। तो दो अलग अलग तथ्य थे, एक तरफ लोकतंत्र को अपनाना था, एक तरफ अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा गया था। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में संबंध है। तो इसका संबंध और डिफरेंसेस क्या है, इससे से कुछ निष्कर्ष निकलता है। वो निष्कर्ष क्या है वही अब हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर यहां तक? देखिए क्या है, कहता है लोकतंत्र का जन संघर्ष के जरिए विकास होता है। यह भी संभव है कि कुछ महत्वपूर्ण फैसले आम सहमति से हो जाएं और ऐसे फैसलों के पीछे किसी तरह का संघर्ष ना हो। कह रहा कुछ ऐसे टॉपिक्स, ऐसे कुछ विवाद हों जिसके सहमति से हो जाए, कंप्रोमाइज से हो जाए सॉल्यूशन, उसका संघर्ष ना हो। ठीक है, फिर भी इसे अपवाद ही कहा जाएगा। मतलब ये एक्सेप्शनल है। शायद ही ऐसा होता है कि कोई लड़ाई वड़ाई ना हो, जैसे बेल्जियम में हमने पढ़ा 10th क्लास के पहले चैप्टर में, वहां पर आराम से लोग व्यवस्था ले कर लिए, लेकिन श्रीलंका में गृह युद्ध हो गया था, है ना। तो एक्सेप्शन है। सब कह रहा है लोकतंत्र के निर्णायक घड़ी अमूमन वही होती है जब सत्ताधारियों और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वालों के बीच संघर्ष होती है, मतलब होता है। ऐसी घड़ी तब आती है जब कोई देश लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ा रहा हो, उस देश में लोकतंत्र का विस्तार हो रहा हो अथवा वहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने की प्रक्रिया में हो। मतलब क्या रहा है, या तो नॉर्मल मान जाए या फिर संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसा तब होता है जब लोग, ऐसे समय कब आते हैं जब लोग सत्ताधारी या जो अपने कुर्सी के लिए संघर्ष करते हैं, मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था लाने के लिए या फिर सरकार बनाने के लिए या फिर लोकतांत्रिक कदम को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे संघर्ष को देखना पड़ता है, झेलना पड़ता है। या फिर एक और टर्म बताया, या फिर जो लोकतंत्र का जो विस्तार हो रहा है वास्तविक रूप में अपना पिलर मजबूत कर रहा है, बेस आधार मजबूत कर रहा हो, तब ऐसे संघर्ष को देखा जाता है। जैसे भारत में ही देखिए, हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था लाने के लिए कितना संघर्ष किए हमारे देशवासियों ने, ठीक है, हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के खिलाफ। बात समझ रहे ना, वही चीज कह रहा है। अच्छा, दूसरा पॉइंट कह रहा है लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए होता है। संभव है कभी कभी इस संघर्ष का समाधान मौजूदा संस्थाओं
मसलन संसद अथवा न्यायपालिका के जरिए हो जाए, लेकिन जब विवाद ज़्यादा गहन होता है तो ये संस्थाएं स्वयं उस विवाद का हिस्सा बन जाती है। कह रहा है कि पहले क्या है, पहले बोला कि कोई एक संस्था के द्वारा उस संघर्ष को देखा जा रहा है या सॉल्यूशन किया जा रहा है उस पर, लेकिन वो संघर्ष नॉर्मल रहा तब तक ठीक है, या फिर उसमें न्यायपालिका की भूमिका है, न्यायपालिका न्याय दिलाई, ठीक है। लेकिन जब वही संघर्ष बड़ा रूप ले लेता है तो जो संस्था या जो पार्टी संघर्ष के लिए कदम उठा रही है वो खुद उसमें जाके फंस जाती है, उसी का विवाद उन्हीं से पूरी तरह से जुड़ जाता है। वो कह रहा है वह स्वयं उस विवाद का हिस्सा बन जाती है, वो खुद मतलब संघर्ष में घुस जाता है ना। कह रहा आगे, ऐसे में समाधान इन संस्थाओं के जरिए नहीं बल्कि उसके बाहर यानी जनता के माध्यम से होता है। तो वहाँ जब खुद वो पार्टी उलझ जाएगी तो क्या सॉल्यूशन कर पाएगी, इसलिए जनता को आना पड़ता है, जनता को रोल निभाना पड़ता है उसके लिए, सॉल्यूशन के लिए, उसके समाधान के लिए। अगला क्या कह रहा है, देखिए निष्कर्ष तो निकल रहा है। आगे कहता है ऐसे संघर्ष और लामबंदियों का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। अब उसका आधार क्या है, राजनीतिक संगठन। नया राजनीतिक संगठन बना, नई राजनीतिक पार्टी बनी, जो पार्टी उलझी हुई है नई पार्टी बनी, वो नया रास्ता खोजी, है ना, नया पथ अपनाया ताकि सोल्यूशन नया आए, नए तरीके से आए, पुराने में उलझे ना, है ना, वही चीज़ बोल रहा है। तो उसका आधार क्या बनता है, एक राजनीतिक संगठन या राजनीतिक पार्टी बनती है। यह बात सच है कि ऐतिहासिक घटनाओं में स्वतः स्फूर्त होने का भाव भी कहीं ना कहीं जरूर मौजूद होता है, लेकिन जनता की स्वस्फूर्त सार्वजनिक भागीदारी संगठित राजनीति के जरिए कारगर हो पाती है। संगठित राजनीति के कई माध्यम हो सकते, ऐसे माध्यमों में राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह शामिल होती है। वही चीज घुमा घुमा के कह रहा है, ऐतिहासिक घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें क्या कहते हैं, लोगों की सार्वजनिक स्तर पर भागीदारी होते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना, ऐतिहासिक घटना होती है जहाँ पर सार्वजनिक रूप से भागीदारी होती है, राजनीतिक क्षेत्र में लोग राजनीतिक स्तर पर भाग लेते हैं। और ये क्या कह रहा है, संगठित राजनीति के माध्यम से ये होता है, और ऐसे माध्यमों में राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह शामिल होते हैं। तो नया रास्ता अपनाने में क्या क्या शामिल होते हैं, तो पब्लिक तो हुआ, राजनीतिक दल हुआ, दबाव समूह होते हैं, प्रेशर ग्रुप आपको पता है, ठीक है, जैसे आरएसएस हो गया, बजरंग दल हो गया, एक तरह के प्रेशर ग्रुप है। इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से ये क्या करते हैं, राजनीति में भूमिका निभाते हैं, या आंदोलनकारी जो समूह होते हैं, पब्लिक समूह होते हैं, यूनियंस होते हैं, उनका रोल निभाया जाता है। क्लियर है। तो आज मैं इतना ही रखता हूँ, फिर आगे मैं कल लेकर आऊँगा, आगे मैं यहाँ से करूँगा लामबंदी और संगठन क्या है, ये बीच का कुछ कंटेक्स्ट होगा बताने का, कंटेंट होगा बताने का, तो मैं बता दूंगा, नहीं होगा तो मैं स्किप करके आगे निकलूंगा, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही मैं रखता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर यदि आप नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये एक रिक्वेस्ट है, जरूर शेयर करिएगा उन लोगों के लिए जो गरीब बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जो आप कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन वो ट्यूशन नहीं ले पाते हैं, अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाते, कॉपी किताब का दिक्कत होता है। तो आज के टाइम में मोबाइल सबके घर में होता है, नेट लगभग सब चलाते हैं, तो एटलीस्ट वहाँ तक जरूर शेयर करें ताकि उनको लाभ मिल सके, ठीक है। चलिए तो मैं पूरा गला में फंस जाता है बोलते बोलते, है ना, सुबह से शाम, शाम से रात हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए तो फिर मिलता हूँ मैं, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिएगा, ठीक है। मेरा आशीर्वाद आप लोग के साथ रहेगा, दुआ मेरा हमेशा रहेगा, ठीक है। अभी रखता हूँ मैं, कल मिलता हूँ मैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।